शुरुआत 1994 में शुरू हुई सीसीएल प्रोडक्ट्स की। 8,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सीसीएल प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इंस्टेंट कॉफी के प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है। अब कंपनी के पास 100 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट वो करते हैं। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ने को लेकर किस प्रकार का रोड मैप है, ग्रोथ आउटलुक और कंजम्पशन का ट्रेंड किस प्रकार का, इन सब को हम विस्तार से समझेंगे। विदाउट फर्दर डिले आइए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरियार को। मिस्टर जयपुरियार सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो कॉफी के प्राइस ट्रेंड को ही देख लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो इसी की चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह की स्ट्रेंथ हमने देखी है खासतौर से रोबास्टा कॉफी में। सर, इफ यू आर राइट, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे बताइए सर, जिस तरह की स्ट्रेंथ हमने मार्केट में प्राइसेस में देखी है, क्या आप इस इम्पैक्ट को पास ऑन कर पा रहे हैं? तो धन्यवाद मुझे नेहा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम जो है वो कॉफी बीन्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं और फिर प्रोसेस करके इंस्टेंट कॉफी बना के वापस एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसा आपने बताया कि कॉफी के प्राइसेस, ग्रीन बीन्स के जो प्राइसेस, उसमें काफी जो है तेजी दिख रही है पिछले 2 सालों से। तो हमारा जो मॉडल है वो यही है कि हम कॉफी बीन्स जब हमें ऑर्डर मिलता है तब हम कॉफी बीन्स खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये था, हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर काम करते हैं और हम ज्यादातर केसेस में हम अपने जो है मार्जिन्स को, मतलब या जो प्राइस इंक्रीजेस हैं उसको हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है पर किलो, अगर मैं कहूँ सिंपल टर्म्स में, कि पर किलो जो है प्रॉफिट, उसको हम कोशिश करते हैं इंटैक्ट रखने की, ताकि हम जो है हमारे जितनी वॉल्यूम है उसके ऊपर जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो इंटैक्ट रहे। ने देखा है कि वैसे तो एग्री कमोडिटीज इस पूरी छमाही में बहुत सुस्त रही हैं, लेकिन कोको और कॉफ़ी ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। खासतौर से रोबस्टा कॉफ़ी 33-35% कीमतों में इजाफा दिखा है। अरेबिका कॉफ़ी 20-25% मजबूत हुई है। सर बताइए, गोइंग फॉरवर्ड प्राइस ट्रेंड यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है? तो प्राइस ट्रेंड तो हमने सोचा था कि 6 महीने 8 महीने पहले कि जो है ट्रेंड अब सॉफन होनी शुरू होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले ब्राजील के अंदर में जो है वो क्रॉप जो है वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट था, थोड़ी क्रॉप कम आई थी और वहां से जो है प्राइस इंक्रीजेस जो है वो बढ़ने और कॉफी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए। इस साल हालांकि ब्राजील की क्रॉप अच्छी है, बट अब वियतनाम की क्रॉप जो है वहां पे थोड़ी सी जो है मंदी दिख रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15-20% शॉर्टेज रहेगी सप्लाई में। तो इस कारण से क्या है, प्राइस में मजबूती बनी हुई है और वो सॉफ्टन अब नहीं हुआ। तो अभी जो है ये प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि प्राइसेस किस तरफ जाएंगे। अभी जो सारे अनुमान है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगले 5-6 महीने तो इसी स्तर पे बने रहेंगे शायद प्राइसेस। और फिर जब दिसंबर के समय वियतनाम का क्रॉप आएगा, तब एक कुछ ट्रेंड बनने के आसार हैं। अगर क्रॉप अच्छा आता है उस समय तो शायद जो है हमें सॉफ्टनेस दिखने को मिल सकती है। क्योंकि ब्राजील का क्रॉप भी है वो अच्छा आया है, तो वो एक अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा कि प्राइसेस और ज्यादा शायद ना बढ़े। बट हाँ, जहां तक सॉफ्टन होने की बात है या कमी होने की बात है, वो अगले 6 महीने के बाद हमें पता चलना शुरू होगा जब वियतनाम की क्रॉप आएगी। ओके, तो सर तब तक आप क्या करेंगे? आपने कहा कि ये जो 6 महीने भी प्राइस राइज हुआ, ये भी आपके लिए सरप्राइजिंग था। प्रति किलो मुनाफा फिर आप उस स्थिति में बरकरार रख पाएंगे, या कुछ फर्दर प्राइस राइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसको भी आप पास ऑन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? तो हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम पास ऑन करें और एट कंपनी लेवल पे हम अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर किलो वो मेंटेन रखें। तो प्राइस हम पास ऑन करने के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं हम उनको ज्यादा बेच पाएं। स्पेशलिटी कॉफी है, उन पे हम ज्यादा जोर लगाएं। स्मॉल पैक से जहां हमारी मार्जिन अर्निंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है तो उनमें हम ज्यादा फोकस करें। तो हम इन सब तरीके, और इंटरनली भी हम ये हमेशा, जब भी ऐसी स्थिति आती है जब प्राइसेस बहुत बड़ी होती हैं और प्रेशर का टाइम होता है, तो आप इंटरनली भी काफी एफिशिएंसी जो है वो बिल्ड करने लगते हो। तो हम ये सब सारी चीजों को मिला के कोशिश करते हैं और करेंगे कि हमारी जो है वो पर किलो बिट्टा जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो।
सो हैविंग सेड सो, जिस तरह की कीमतों में तेजी आई है, कि आपने डिमांड में या डिमांड ट्रेंड में, कंजम्पशन ट्रेंड में कोई बदलाव यहाँ पर देखा? आपने कहा कि आप यहाँ पर फिर स्पेशलिटी सेगमेंट पे फोकस करते हैं, छोटे पैक्स पर फोकस करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि डिमांड ट्रेंड में या कंजम्पशन में भी कुछ बदलाव दिखा है? तो नेहा जी, थैंकफुली हमने कंजम्पशन में कोई बदलाव नहीं देखा है। इनफैक्ट हमने, अगर आप बहुत सालों के भी ट्रेंड देखो, तो चाहे वो रिसेशन का टाइम हो, चाहे कोविड का टाइम था जबकि उस समय बहुत ही परेशानी थी चारों तरफ, या वॉर की स्थिति थी। इन सब स्थिति में हमने ये देखा है कि कॉफी की जो कंजम्पशन है वहाँ हमने कोई खास जो है इम्पैक्ट देखा नहीं है। क्योंकि कॉफी जो एक ऐसी चीज़ है, ये एक तरह से शेड्यूल्ड ड्रिंकिंग होती है। आप सुबह-शाम अग आप जो कॉफ़ी पीते हो, वो पीते हो। तो यहाँ पे तो मोर देन डिस्क्रिशनरी ये एक ज़रूरी कमोडिटी है या एक ज़रूरी प्रोडक्ट है। तो ये हमने देखा है कि कंज़म्पशन में अभी तक जो है कोई भी स्ट्रेन हमें देखने को नहीं मिला है, जो एक अच्छी बात है। और तभी जो है ये कॉफ़ी के प्राइसेज़ भी आप देखो वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब प्राइसेज़ बढ़ते हैं तो एक आपको डिमांड में सॉफ्टनेस आती है, तो फिर क्या होता है, एक साइकिल में आप फिर अगली साइकिल में थोड़ी डिमांड सॉफ्ट होती है, तो फिर सप्लाई मजबूत हो जाती है, तो प्राइसेस कम होते हैं। बट ऐसा कॉफ़ी के साथ नहीं हुआ। कॉफ़ी की जो प्राइसेस हैं, वो सॉरी कंज़म्पशन जो है वो अच्छी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, जो एक अच्छी साइन भी है हमारी जैसी कंपनीज़ के लिए। तो कंज़म्पशन में हमने कोई इफ़ेक्ट नहीं देखा है। अच्छा। सो हैविंग सेड सो, फ्लेवर्ड कॉफ़ी हमने देखा है कि इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। एंड इफ़ आई अंडरस्टैंड, अपने लास्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ जानकारी भी दी थी नए लॉन्चेस के बारे में। सर, कैसा अब उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो फ्लेवर्ड कॉफी अभी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि कॉफी जो है, अब तक जो मेजर कंजम्पशन जो कंट्रीज थी वो यूरोप और यूएस थी। और अब क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया और एशिया की बाकी इकोनॉमीज, अब यहाँ पे कॉफी का चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे चलन बढ़ता है तो आप देखोगे किसी भी फूड कैटेगरी में लोगों को वैरायटी चाहिए होती है। तो वैसे ही कॉफी में भी जो है कंज्यूमर जो है वैरायटी सीक करता है। वो देखता है कि हम और किस-किस तरीके से कॉफ़ी कंज़्यूम कर सकते हैं। तो इसी इसी दिशा में फ्लेवर्ड कॉफ़ी जो है वो अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से हमारे ब्रांड में भी फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ हैं, प्रीमिक्सेज़ हैं, जो फ्लेवर्ड प्रीमिक्सेज़ हैं वो अच्छा कर रही हैं। और जो हम ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, वहाँ भी हमने देखा है कि फ्लेवर्ड कॉफ़ी में काफ़ी अच्छे जो हैं ट्रेंड्स बने हुए हैं। किस तरह का सर रेवेन्यू इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ये सेगमेंट और बढ़ाने पर विचार हो रहा है? हाँ, ये सेगमेंट बढ़ाने पे विचार हो रहा है, तो कॉफ़ी में तरह-तरह की चीज़ें हैं। फ्लेवर्ड कॉफ़ी एक सेगमेंट है जो बढ़ाने पे हमारे हम कोशिश कर रहे हैं। आपको मैंने बताया स्पेशलिटी कॉफ़ी, कि कॉफ़ी की प्रीमियमाइज़ेशन हो, लोग अब और बेहतर कॉफ़ी जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो वो स्पेशलिटी कॉफ़ी सेगमेंट में हम काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। फ्रीज़ ड्राइड पे पहले से हमने काफ़ी फ़ोकस किया हुआ है। हम एक भारत में पहली कंपनी थी जिन्होंने फ्रीज़ ड्राइड का पहला प्लांट लगाया था। तो ऐसे हम इनोवेशंस पे फोकस, माइक्रो ग्राउंड कॉफी है, उस पे हम फोकस करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में हैं, हम फोकस करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स को जो है वो नए-नए एक्सपीरियंस मिलते रहें और उनको भी मौका मिले अपने एरिया में मार्केट बढ़ाने का। अच्छा सर, पिछले साल कंपनी ने 6 ब्रांड लॉफ्टबर्ग बर्ग्स ग्रुप के अक्वायर किए हैं। सर, उसके ब्रांड लॉन्च भारत में, यूके में हमें कब देखने को मिलेंगे सर? क्या अपडेट है उस पर? तो यूके में तो ऑलरेडी हमारा जो नया हमने लास्ट ईयर जून-जुलाई में एक्वायर किया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है पूरा एक्विजिशन का, तो वो चला। और फिर हमने जो है इसके ऊपर रीलॉन्च के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट में चेंजेस किए, पैकेजिंग में चेंजेस किए। और अभी हमने इनफैक्ट यूके में नए जो पूरे मार्केटिंग इसके साथ नए पैकेजिंग, नए प्रोडक्ट के साथ हमने रीलॉन्च कर दिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं, यूके में हमारा हमने काफ़ी ज़ोर लगाया हुआ है कि इसकी हम सेल्स को कैसे और बढ़ा सकें। और वहाँ पे अब जब हमें थोड़ा-सा एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ सेल्स आने लग जाएगा, फिर हम देखेंगे कि और किस-किस कंट्री में हम इस ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। सर, ई कॉमर्स के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि आपकी सेल्स की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे छोटे कॉफ़ी ब्रांड्स हैं जो इस माध्यम से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दे आर मार्किंग देयर प्रेजेंस। तो ई-कॉमर्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, तो ये अभी जो हम ई-कॉमर्स है, वो हम जो अपने खुद के ब्रांड हैं, वो डोमेस्टिक ब्रांड है, उन पे हम फ़ोकस करते हैं ई-कॉमर्स पे।
तो डोमेस्टिक जो है मार्केट ऑलमोस्ट हमारा अब जो है टॉप लाइन 200 करोड़ किया था हमने लास्ट ईयर। तो उसका करीबन करीब 10 से 12% जो सेल है, वो हमारा ई-कॉमर्स से आता है और हमारा भी ई-कॉमर्स जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़िया है और वो बहुत फास्ट ग्रो भी कर रहा है हमारे लिए। ओके। अच्छा सर, डेट पे थोड़ा फोकस करेंगे। टोटल डेट आपकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है सर, 1622 करोड़ के आसपास रही है। तो सर इसको मैनेज करने को लेकर क्या प्लान है? और छोटी अवधि का भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शॉर्ट टर्म आपका वर्किंग कैपिटल डेट 1102 करोड़ के आसपास पड़ रही है। तो अब इसको लेकर क्या योजना है सर? तो डेट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसा आपने कहा वर्किंग कैपिटल जो है वो करीबन 1000-1100 करोड़ है और बाकी जो है लॉन्ग टर्म डेट है। अब ये लॉन्ग टर्म डेट जो था वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन बैक टू बैक हुई है वियतनाम में भी, इंडिया में भी। तो इस कारण से लॉन्ग टर्म डेट है और जो वर्किंग कैपिटल डेट है वो इसलिए है क्योंकि जो कॉफ़ी के प्राइसेज़ हैं वो पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो इस कारण से जो है हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट वो बढ़ गई है जिसके कारण डेट बढ़े हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है चूँकि हम बैक टू बैक बाइंग करते हैं यानी कि जब हमें ऑर्डर मिलता है तो ही हम बाय करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग कैपिटल डेट है वो कन्फर्म्ड ऑर्डर्स के लिए हैं। ये एक भी हम डेट जो है हम वो इसलिए नहीं लेते कि हमें इन्वेंटरी बनानी है या हमें कोई चीज़ बना के उसको बेचना है। तो चूँकि ये कन्फर्म्ड ऑर्डर हैं, तो इसके लिए डेट है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वरीड नहीं रहते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये प्लान है कि किस तरह को हम इस डेट को थोड़ा बहुत इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करें, ताकि हमारे जो इंटरेस्ट आउटगो है वो कम से कम हो। तो वियतनाम में, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ हमारी एंटिटी है, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट आउटफ्लो जो है वो हमारे कम से कम हो। सर, हाल ही में आपने आंध्र प्रदेश में एक प्लांट सेटअप किया है सर। उसके बारे में बताइए, किस प्रकार का रेवेन्यू पोटेंशियल है, कैसी कैपेसिटी रहेगी? तो हमने चित्तूर में जहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेटअप था, वहीं पे बगल में हमने एक स्प्रे ड्राइड फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की है। ये 16,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और इसका मेन जो है मकसद ये था कि हमारी डोमेस्टिक जो है रिक्वायरमेंट वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं साल दर साल हमें 30-35% की जो है ग्रोथ मिल रही है वहाँ से। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और एक्सपोर्ट मार्केट में भी डिमांड जो है हमारे लिए अच्छी बनी हुई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लांट लगाया है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैपेसिटी भरें, बट जनरली हम थंब रूल या इस प्रिंसिपल के साथ जाते हैं कि पहली साल हम कोशिश करते हैं कि हमारी 30 से 40% जो है कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन हो जाए और दूसरे वर्ष में 60% के आसपास और तीसरे वर्ष में हम 80 से 85% इसकी यूटिलाइज़ेशन करें। तो यही हमारा प्लान रहेगा, पूरी की पूरी जो है वो डोमेस्टिक जो है रिक्वायरमेंट हम यहाँ से करेंगे और जो एक्सपोर्ट्स की एडिशनल डिमांड है वो हम यहाँ से पूरी करेंगे। ऑलराइट। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बहुत बेहतर तरीके से कंपनी के पूरे प्लान, ग्रोथ आउटलुक और डिमांड पर्सपेक्टिव को समझाया, सो थैंक यू वेरी मच सर। चलिए इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।